बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और आप जो है अब देखेंगे, हमने जो कल जो समझा था वो हमने जो है जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे जैसे बुद्ध चरित, मुद्राराज, मृच्छकटिकम, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, विक्रमादेव चरित और नव शशांक चरित्र, रजत तंगिनी, कुमारपाल चरित्र, प्रबंध चिंतामणि, बसंत विलास, कीर्ति कौमुदी, पृथ्वीराज विजय, इनके बारे में जाना थोड़ा सा। आज हम जानेंगे पूरा तात्विक साक्ष्य, पूरा तात्विक साक्ष्य। पूरा तत्व यानी जो पुराने ज़माने की चीज़ें हमें प्राप्त होती थी उनसे कैसे साक्ष्य हमें मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरा तात्विक साक्ष्यों के जो अंतर्गत अभिलेख आते हैं, जो अंतर्गत अभिलेख जो होते हैं, अभिलेख अंतर्गत जो होते हैं वो क्या होते हैं? अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों तथा विभिन्न चित्रकलाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं उनमें हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों और मूर्तियों तथा विभिन्न चित्रकलाओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम अभिलेख देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अभिलेख। सबसे पहले हम अभिलेख देखेंगे। तो अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख वो मध्य एशिया के बौगज कोई से प्राप्त हुआ है। यानी सर्वाधिक सबसे जो प्राचीन अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं मध्य एशिया के बौगज कोई से प्राप्त हुए हैं। और इस अभिलेख में यानी इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नस्तय नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। यानी जो अभिलेख सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बौगज कोई से प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्तय नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं। यानी जो मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिनसे उनके साम्राज्य के अनेक साम्राज्य की सीमा, धम्म तथा शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है।
यानी कि मौर्य सम्राट अशोक जिनमें उनके साम्राज्य के उनके जो साम्राज्य है, उनके साम्राज्य की जो अनेक नीतियाँ थीं उन पे सारी चीज पड़ता है, प्रकाश पड़ता है सबसे पहली चीज़ तो। और दूसरी, इनमें साम्राज्य के अनेक जो साम्राज्य की सीमाएं थीं धर्म और उनके धर्म तथा शासन पर, जो शासन की जो नीतियाँ वो चला रहे थे उन पे बहुत ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट है उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख प्रकट भाषा में लिखित स्वयं खारवेल का है। यानी यह जो अभिलेख, देखिए खास पॉइंट इसकी बात यह है, यह जो अभिलेख लिखा गया है, यह अभिलेख प्रकट भाषा में लिखित स्वयं खारवेल का है। यानी खारवेल ने खुद इस ग्रंथ को लिखा है। अब अगला हम पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है शक क्षत्रप रुद्र दमन ने शक क्षत्रप रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से शासक रुद्र दामन के संदर्भ में पूरी जानकारी मिलती है। यानी शक क्षत्रप रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक रुद्र दामन के जो पूरी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता, यानी उनकी जो धार्मिक सहिष्णुता थी, धार्मिक सहिष्णुता तथा उनकी संस्कृति के संदर्भ में पूरी जानकारी हमें मिलती है। कैसे मिलती है? पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख से। यानी नासिक गुहा मतलब नासिक की गुफाओं के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त यानी पता चलती हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ के लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला पॉइंट
ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी ऐहोल अभिलेख से चालुक्य वंश, चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला पॉइंट, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के अहरण। मध्य प्रदेश के अहरण से प्राप्त 12 प्रतिमा से हूण राजा तोरमाण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विषय में यानी मध्य प्रदेश के अहरण जो है से प्राप्त, यानी मध्य प्रदेश का जो अहरण है उससे प्राप्त 12 प्रतिमा से हूण राजा तोरमाण के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, हम देखेंगे अभिलेखों से जो है प्रयुक्त लिपियाँ। अभिलेखों में जो अभिलेख लिखे गए थे उनमें कौन कौन सी लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ, तो सबसे पहली थी प्राकृत लिपि। इसमें आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, यानी शुरुआती जो अभिलेख हैं वो आरंभिक जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? वो प्राकृत भाषा में है। फिर आता है ब्राह्मी लिपि। यह अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, यानी अशोक जो थे, अशोक के
शिलालेख वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में है। फिर उसके बाद आते हैं, और यदि यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी ये भी आप जान लीजिए, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पहला, दूसरा और तीसरी लिपि थी खरोष्ठ लिपि। खरोष्ठ लिपि अशोक के, जो अशोक थे उनके कुछ शिलालेख और अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठ लिपि में है। खरोष्ठ जो लिपि है, लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो कैसे लिखी जाती है? वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट जो है इसका 4 नंबर, यानी अगला पॉइंट जो है 4 नंबर है, वो यूनानी एवं अमारामाइक लिपि। ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों से इन लिपियों का शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो चौथी यूनानी और अमाराइक लिपि थी, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में जो अशोक के जो शिलालेख हमें मिले थे, उनमें इन लिपियों का प्रयोग होता है। अब हम अशोक के शिलालेख, यानी अशोक के शिलालेख के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। अशोक के शिलालेख, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे चार्ट बना लेंगे। भाषा, लिपि और उसकी विशेषता क्या है, इस तरह से हम चार्ट बनाएंगे जिससे आसानी से हम इसको समझ सकें और आसानी से हमें पता चल सके। सबसे पहली थी प्रकट भाषा। ये थी ब्राह्मी लिपि और संपूर्ण भारत बाएं से दाएं लिखता था। दूसरी थी यूनानी। दूसरी क्या थी? यूनानी थी। इसको हम खरोष्ठ यूनानी। यह जो खरोष्ठ थी वो पश्चिमोत्तर भारत दाएं से बाएं, और ये पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान। पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान। फिर अमाराइक जो थी, यानी तीसरी जो थी वो क्या थी? अमाराइक। तीसरी जो 3rd नंबर पे थी वो आरामाइक थी भाषा। वो आरामाइकी लिपि थी उसकी, आरामाइक, और ये पश्चिम भारत और अफगानिस्तान में ही बोली जाती थी।
लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान। तो तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आरामाइक भाषा जो प्रकृत भाषा ब्राह्मी भाषा थी, लिपि थी उसकी, संपूर्ण भारत में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और यूनानी खरोज जिसको पश्चिमोत्तर भारत बाएं दाएं से बाएं लिखी जाती थी। फिर यूनानी पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान में बोली जाती थी। आरामाइक जो थी पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान में थी। अब प्रकृत भाषा, अब हम थोड़ा सा और इसके आगे जानेंगे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है, थोड़ा समझते जाइएगा, कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं बोलते हैं, जो जन सामान्य की भाषाएं होती हैं। जन सामान्य मतलब जो आम भाषा, जो लोग आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रकृत भाषा कहते हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे भाषा और लिपि में अंतर। इससे एक चीज़ हमें और भी क्लियर हो जाएगी आसानी से। भाषा और लिपि में हम अंतर थोड़ा सा जान लेते हैं। भाषा व लिपि में अंतर, भाषा व लिपि में अंतर। अब देखेंगे कैसे हम पहचानेंगे भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है, जबकि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि है। तो हमने जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है और जबकि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि है। भारत में प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। यानी जो प्रत्येक मुख्य भाषा है उसकी अपनी अपनी लिपि है। जबकि यूरोप के विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन को लिखने में एक ही लिपि का प्रयोग होता है। देखिए, भारत में प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है।
जबकि यूरोप के विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन को लिखने में एक ही लिपि का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे बड़ी हमें आज बड़ी पॉइंटेबल बातें हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो रही है। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रमुख शब्दावली, जो हम लोग जो अभिलेख या सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनमें जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उससे हम कैसे उसको हम कैसे पहचानें, इसको हम जानेंगे। प्रमुख शब्दावली के बारे में हम थोड़ा सा आज हम जानेंगे। सबसे पहले आता है आर्कियोलॉजी, जो अब इसमें देखेंगे जो लेख, मुहर, परस्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्तों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ये आप क्लियर जान लीजिए। जो लेख, मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर लिखे होते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन का पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन का पूरा लेखाशास्त्र जो होता है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। अब आता है पैलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों को प्राचीन तिथि के अध्ययन को, यानी पैलियोग्राफी जो होती है अभिलेखों तथा दूसरे जो प्राचीन दस्तावेज हैं उन प्राचीन दस्तावेजों को प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझते जाइए और आपको ये नॉलेजेबल भी है और आपको आसानी से नॉलेज मिलेगी। फिर आता है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को। न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यानी जो न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है सिक्कों के जो अध्ययन होता है उसे हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो अब ये आप लोग आसानी से समझते जाइए जिससे आपके कंपटीशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर आता है मेगालिथ जो है दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के
शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन व अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे। मेघालय दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ऐसे स्मारकों को यानी मेगालिथ या महापाषाण कहते हैं। ऐसे जो ऐसे स्मारक होते हैं, ऐसे स्मारक को जो है मेगालिथ या महापाषाण कहते हैं। आखिरी पॉइंट जो है इसका है, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, भवनों के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कहलाता है। यानी जो हम प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुएं, निर्मित मंदिरों के भवनों, अवशेषों के अध्ययन को, अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व कहा जाता है और इसका अध्ययन करने वाले को, यानी इसका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। यानी ये बात आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आसानी से सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में जब नेक्स्ट वीडियो जो रिलीज़ होगा अगले दिन, तो उसके में हम आगे मुद्राएं बात करेंगे, स्मारक भवन बात करेंगे, प्रमुख अभिलेख और स्मारक के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। तकरीबन वो वीडियो लंबा भी हो सकता है, तकरीबन 45 से 50 मिनट तक हो सकता है। तो आप लोग इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी जानने के लिए हमारे यानी चैनल डियर मनीष सर के साथ लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होंगी और आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू।